Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। जो क्लास 12 की ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि जो आपका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है उसके लिए हेल्पफुल हो सके। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी बताया जा चुका था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 12th क्लास के बोर्ड में आते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो जो बनी थी वो वर्ल्ड बुक के आपके फर्स्ट चैप्टर की बनी थी और ये वाली भी आपके फर्स्ट चैप्टर की ही है। इन दोनों वीडियोस में ही कवर हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 1 और कोशिश पूरी ये की जाएगी कि आपको इन्हीं वीडियोस में ही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएं जिससे आप एग्जाम में 70 में से 65 प्लस मार्क्स लेकर आ सकें। कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस होंगे, बस आप चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को साथ में देखते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। उसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, आपके पिक्चर क्वेश्चन, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मटेरियल यहाँ पर लेकर आया जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ का जो आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म इज कंपेयर्ड विद ट्रैफिक लाइट्स ऑन द क्रॉस रोड। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, इस चैप्टर में हमारी 3 थ्योरीज मेन है। एक आपकी हमने पर्यावरण निश्चयवाद कर ली, एक संभावनावाद थी और नव निश्चयवाद है। ठीक है, यानी कि न्यू डिटर्मिनिज्म की थ्योरी है। देखो इस थ्योरी को किसने दिया था, ये थ्योरी क्या कहती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे रुको और जाओ भी थ्योरी कहते हैं। ये रेड लाइट से नोट की गई है, ग्रिफिथ टेलर ने इस थ्योरी को दिया था। आप इस टॉपिक को 3 पॉइंट में रेडी करके जाओगे। ग्रिफिथ टेलर ने थ्योरी दी थी। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ये थ्योरी क्यों दी थी, तो बेटा पर्यावरण निश्चयवाद और संभावनावाद पॉसिबिलिज्म के बीच में, दोनों के बीच में एक मध्य मार्ग ग्रिफिथ टेलर ने दिया है कि ना तो प्रकृति से डरो और ना ही नेचर का इतना ओवर यूज कर दो कि उसका हम बिल्कुल ही दोहन करने पे आ जाएं। तो उसका मध्य रास्ता ढूंढने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रिफिथ टेलर ने थ्योरी दी थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रिफिथ टेलर ने थ्योरी क्यों दी थी। अब यहाँ पे क्योंकि आपको एनालाइज करने के लिए आई है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू पूरी थ्योरी बता दोगे। ग्रिफिथ टेलर कहता है ना तो हमें प्रकृति से डरना है और ना ही इतना ज्यादा उसका यूज कर लेना है कि हम उसको दोहन ही करने लग जाएं। इन्होंने इसके लिए ट्रैफिक लाइट बेटा यूज किया है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स को यूज किया है, यानी कि आपका पहले रेड का मतलब आप रुक जाइए, पहले नेचर को देखिए समझिए। फिर आपका येलो यानी कि आप उसको रुक के समझिए। ग्रीन आप चलिए फिर आगे बढ़िए। और इसी तरीके से बच्चे आपका पहले रुकना है, फिर चीजों को समझना है, फिर आपको उसको यूज करना है। तो नेचर के लिए भी हमें ये थ्योरी अपनानी है। ठीक है, तो 3 मार्क के क्वेश्चन में आप इसको बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज बना के बता देंगे कि कैसे पहले पॉइंट में आप ये बताएंगे थ्योरी किसने दी थी, क्यों दी थी। दूसरे पॉइंट में आप पहले पॉइंट में क्यों दी थी, ठीक है, और किसने दी थी। दूसरे पॉइंट में थ्योरी में क्या कहा गया और तीसरे पॉइंट में आप एग्जाम्पल दे देंगे। आ रही है बेटा बात समझ में। बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको ये करना है, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़नी है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति और मानव में विभाजन एक बहुत ही मान्य विभाजन नहीं है। द dichotomy between nature and human is not a very valid one। बेटा इस चीज को याद रखना, प्रकृति और मानव में विभाजन एक बहुत ही मान्य विभाजन नहीं है बोला गया है। ये क्वेश्चन को ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम उल्टा करें तो क्वेश्चन यही है कि प्रकृति और मानव को विभाजित नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन रिवाइज कर लिया था, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन के सिर्फ वर्डिंग्स को चेंज कर दिया गया, मीनिंग आपका वही आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। बेटा संभावनावाद की अवधारणा को आपको 3 पॉइंट में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। हमें पता है संभावनावाद की थ्योरी क्या थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि नेचर का यूज तो कर रहा है इंसान लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में। तो आप पहले बता दोगे ये थ्योरी क्या कहती है, इसके सपोर्टर कौन है। फिर आप ये बता दो कि थ्योरी में भी ये बताया गया है कि नेचर का यूज करने के लिए इंसान ने टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से उसने संभावना पॉसिबिलिज्म यानी कि पॉसिबिलिटीज यानी कि संभावनाएं क्या करी हैं, डेवलप करी हैं। ठीक है, फिर आप इसका एक एग्जाम्पल दे दोगे। 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप ये वाले पॉइंट्स को कवर करोगे। उदाहरण चाहे तो आप 2 दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है, अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। 3 पॉइंट में आपको इसको कवर करना होगा।
संभावनावाद, यानी कि ऑल ओवर आपको 3 थ्योरीज एग्जाम के लिए करनी है, प्लस में ये करना है कि नेचर का और ह्यूमन का क्या रिलेशन है। क्लियर है बेटा? चलिए अब आपको एक चीज और यहाँ पे डिस्कस कराई जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ को शो किया है चैप्टर नंबर 1 की। अब अगर आप सब बच्चे बुक लेकर बैठे हुए हैं तो फटाफट से टिक कर लीजिए, मैं हिंदी में भी बताती जाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस चैप्टर में से करने हैं और कौन से टॉपिक आपके एमसीक्यू में आने के चांसेस पूरे बनेंगे। ओके, देखिए बच्चे, आप यहां पर पहले तो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशंस हैं उनको टिक कर दीजिए, रेडजिल, एलन सी सैम्पल, पॉल डिलाल, विलाब्रैश। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशंस आप टिक कर दीजिए, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि आपके एमसीक्यू बनेगा। यहां पे लिख दीजिए एमसीक्यू, इन डेफिनेशंस पे आपका एमसीक्यू बनेगा। इस वाले पैराग्राफ में आपको यहाँ पे रिलेशन है जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन का नेचर के साथ क्या रिलेशन है। इवन द बेसिक क्वेश्चन नाउ अराइजेस, कैन वी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन व्हेन दे आर सो इंट्रिकेटली इंटरवाइंड। ये वाला बेटा जी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेंगे और मेनली ये वाला पैराग्राफ देख लेंगे 3 मार्क क्वेश्चन के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट आपका मैंने थ्योरी बता दी, दोनों थ्योरी 3-3 नंबर में करनी है आपको, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की भी और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की भी, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण, ये दोनों थ्योरी आपको करनी है। ठीक है, इनके दूसरे नाम भी आप पढ़ लेंगे साथ में। नेक्स्ट आप आ जाइए बच्चे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको यहां पे देखेंगे तो 3 थ्योरीज बता रखी हैं। ओके, वेलफेयर कल्याणकारी, जिसे मानवतावादी भी कहेंगे, रेडिकल, इसका हिंदी में रेडिकल रहेगा जो मार्क्सिज्म की थ्योरी पे है, और बिहेवियरिज्म जो आपका व्यवहारवादी है। ये थ्योरी पे एग्जाम में क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं और एमसीक्यू बन के आ रहा है, इस पे एमसीक्यू लिख दीजिए आप। बाकी आपकी नवनिश्चयवाद की थ्योरी हमने कर लिया है। अब आ जाइए नेक्स्ट बेटा, लेटर कॉलोनियल पीरियड, फिर रीजनल एनालाइज शुरू हुआ, यानी एक जगह पे पहुंच के क्षेत्र को देखा गया, ये कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, कैसी वनस्पति है, क्या क्या मिनरल्स पाए जा रहे हैं, इसके बारे में स्टडी की गई उस जगह के बारे में। नेक्स्ट 1930 के बाद जब बहुत सारी जगहों को इन्होंने ढूंढ लिया, नई नई जगह पे डचेस, पोर्तुगीज, ब्रिटिशर, फ्रांसिस पहुंच गए, फिर उन्होंने उन एरिया के बीच में क्या करना शुरू कर दिया, डिफरेंस करना शुरू कर दिया, कैसे एशियन कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज से डिफरेंस है ये करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर 1950 से 60 के बीच में बेटा जी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस करे, इसका मतलब क्या है, मैप वगैरह का यूज किया गया, ये एरिया यहाँ पर है, ये एरिया इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पूरा दिखा रखी थी, यहाँ पे आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मैप वगैरह का यूज करना स्टार्ट कर दिया गया, एग्जैक्टली कौन सी जगह कहाँ पर है। फिर 1970 का टाइम आया, यही जो थ्योरीज मैंने आपको अभी ह्यूमनिस्ट बताई थी, रेडिकल बताई थी, बिहेवियर बताई थी, मानवतावादी, रेडिकलवादी, व्यवहारवादी, ये वाली थ्योरीज आ गई। ठीक है, इस समय पे फिर 1990 के बाद में जो थ्योरीज ऑलरेडी हो चुकी थी उन पे एनालाइज शुरू किया गया कि वो थ्योरी सही है या नहीं सही है, वो चीज सही है, उस पे गलतियां क्या है, मतलब जब पुरानी चीजें खोजी गई फिर उन पे सही चीजें देखी गई कि क्या वो गलत थी, अब उसको ठीक किया जाए। ठीक है, ये पक्का करके जाओगे, आपका एमसीक्यू के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप आ जाओगे यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड्स के बारे में, बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका लास्ट क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, फर्स्ट और सेकंड करके जाओगे। सोशल ज्योग्राफी के इनमें से कौन कौन से पार्ट हैं, अर्बन ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का आपका इलेक्ट्रल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है और सेटलमेंट ज्योग्राफी है। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में आप यहाँ पे बता दोगे ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इस तरीके से करोगे। ठीक है बेटा, यानी कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सामाजिक भूगोल के भाग कौन कौन से हैं। एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इनमें से सामाजिक भूगोल का पार्ट क्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का इनमें से पार्ट कौन सा नहीं है, यानी कौन से पार्ट को हम आर्थिक भूगोल में स्टडी नहीं करते हैं, हम रिसोर्स को करते हैं, एग्रीकल्चर को करते हैं, इंडस्ट्रीज को भी करते हैं, टूरिज्म को भी करते हैं, ट्रेड को भी करते हैं। आपके चैप्टर्स है ना बेटा ये सारे ज्योग्राफी में, तो आप इन सबको पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू कर लेना, बाकी जाके लॉन्ग वाले इसमें से नीड नहीं है, बस एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना, कई बार आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाता है। बस आपको फर्स्ट चैप्टर में से 3 नंबर के लिए इतनी तैयारी करनी है, चाहे तो आपके 2 एमसीक्यू आ सकते हैं, 1 एमसीक्यू आ जाएगा, मैप क्वेश्चन इसमें से बन नहीं रहा है आपका, तो आप बस इतना प्रैक्टिस कर लीजिए जितना मैंने बताया, बस उसके अलावा आपको इस चैप्टर में से फालतू कोई भी चीज करने की नीड नहीं है। होप सो बच्चे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया है तो मुझसे
पूछ सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। आपको चैनल पे बैक टू बैक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, पिक्चर क्वेश्चंस की वीडियोस मिलती रहेंगी। चाहे तो सारे पिक्चर क्वेश्चंस को आप एक एक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसकी अलग से वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। बोर्ड का टारगेट जो है वो हमें अचीव करना है। Follow and subscribe us for more.